जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल बिहार डेली ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे S2 का यूनिट 3, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 को, ठीक है ना। इस सेशन में हमारा जो यूनिट है, यूनिट 3, ये हमारा पूरी तरह से आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियोस में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। बस दो टॉपिक है, दो टॉपिक का हम लोग को डिस्कशन करना है और हमारा ये जो यूनिट है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसके बाद हम लोग यूनिट 4, जो कि बहुत छोटा सा यूनिट है, उसको एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और देन 5वें यूनिट को खत्म करके हम लोग इस बुक को पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। फिर हम लोग अगले बुक की तरफ आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगर आपको लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अनुबंधन जो होता है, जिसको हम लोग कंडीशनिंग बोलते हैं, उससे पहले एक चीज और फ्रेंड्स कि ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ना, इसको 2-3 नाम से बोला जाता है। मतलब ये हो सकता है एग्जाम में कुछ अलग नाम से आ जाए तो घबराइए नहीं। और इसका दूसरे नाम की बात करें फ्रेंड्स तो इसको नैमित्तिक भी बोलते हैं, नैमित्तिक का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन बोलते हैं, या इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये अलग अलग नाम है। क्रिया प्रसूत भी बोल सकते हैं, नैमित्तिक भी बोल सकते हैं, या इसको अनुकूलित भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, अलग अलग नाम से बोलते हैं। अंग्रेजी में अगर नाम हो जाए तो अंग्रेजी देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, या इसी का अन्य नाम इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। अलग अलग नाम से पूछा जाता है तो घबराना नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि इसका ये नाम भी है। 3-4 नाम से पूछा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स की लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कंडीशनिंग को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में अनुबंधन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अनुबंधन के बारे में बताया था कि अनुबंधन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक को मैंने बोला था शास्त्रीय अनुबंधन, अगर आपको याद होगा तो, नहीं होगा देख लीजिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और एक था मेरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। ये 2 प्रकार का अनुबंधन था जिसको कंडीशनिंग बोलते हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जिसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसके प्रतिपादक कौन थे फ्रेंड्स तो इवान पावलोव थे, ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने बता दिया था। अब जो दूसरा टाइप था वो हमारा क्रिया प्रसूत है, ठीक है ना। इसके जो प्रतिपादक है वो है BF स्किनर, ध्यान रखिएगा। इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है, BF स्किनर, और ये भी एक बिहेवियरिस्ट है। मतलब इन्होंने भी व्यवहारवाद के बारे में बताया था, ठीक है फ्रेंड। दूसरा चीज याद रखिए, ये जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है इसको ना SR टाइप भी बोलते हैं, SR टाइप कंडीशनिंग। SR का मतलब क्या हुआ, S का मतलब हो गया स्टिमुलस, स्टिमुलस, और R का मतलब हो गया रेस्पॉन्स। इसको ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी इस नाम से पूछा जाता है कि SR टाइप कंडीशनिंग से आप क्या समझते हैं, तो वह कंफ्यूजन नहीं होना है। SR टाइप करने का मतलब कि वो आपसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। मतलब वो पावलोव के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, या पावलोव साहब ने जो प्रयोग किया था, है ना, कुत्ते पे, उसके बारे में ये पूछा जा रहा है। वहीं पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को फ्रेंड्स बोलते हैं RS टाइप। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि RS टाइप कंडीशनिंग क्या होता है, या RS टाइप अनुबंधन से आप क्या समझते हैं। तो मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है, तो क्रिया प्रसूत पूछ रहा है, या नैमित्तिक पूछ रहा है, या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पूछ रहा है। तो ये कुछ अलग अलग टर्म्स है जिसको याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। समझ लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ, दूसरा चीज कि अनुबंधन के बारे में मैंने और ही बताया था कि फ्रेंड्स अनुबंधन क्या होता है, तो एक ऐसी क्रिया, बल्कि अनैच्छिक क्रिया बोल सकते हैं। अनैच्छिक क्रिया का मतलब कि वैसी क्रिया जो हमने अर्जित नहीं किया, हमको जन्मजात मिली है। जैसे हम सांस लेते हैं, पलक झपकाते हैं, ठीक ना, ये सब क्या है, अर्जित है। भूख लगना, है ना, ये सब क्या है, अर्जित है। तो ऐसी प्रक्रिया को ही, या ऐसी क्रिया को ही अनुबंधन क्रिया बोलते हैं, ठीक ना। इसी को क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं, कंडीशन कर देना बोलते हैं। अब बात करते हैं कि SR टाइप और RS टाइप में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको पिछले वीडियो में याद होगा तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में मैंने बताया था कि होता है क्या है ना कि जब कुत्ते पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो जैसे ही चिमटे का आवाज हुआ, यानी कि जैसे ही घंटी बजी, ठीक उसी समय, मतलब लगभग 0.5 सेकेंड, ठीक है ना, कितना, तो 0.5 सेकेंड के इंटरवल के दौरान ही कुत्ते के सामने मांस का टुकड़ा या मांस का चूर्ण ला दिया जाता था। उस मांस के टुकड़े को देख के उस कुत्ते के अंदर क्या होता था, तो लार का स्राव होना शुरू हो जाता था।
चलिए फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ही घंटी का आवाज आया और उसके सामने मांस का टुकड़ा आया, तो क्या होता था कि उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले उसके सामने उद्दीपन दिखाया गया, उद्दीपक उसके सामने रखा गया। उद्दीपक कौन था? तो मांस का टुकड़ा। अब उस मांस के टुकड़े को देख के उसने क्या किया? तो लार को टपकाया, मतलब उसका रिस्पॉन्स आया, इसीलिए इसको ऐसा टाइप बोलते हैं। यहाँ पे आरएस टाइप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, और फिर उसके सामने क्या होता है? स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आता है, ठीक है ना। तो मतलब पहले व्यक्ति क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा, और अनुक्रिया करने के बाद उसके सामने क्या होगा? तो उद्दीपन पैदा होगा। मतलब कि आरएस टाइप में क्या होता है कि जब व्यक्ति कोई क्रिया करता है ना, कोई अनुक्रिया करता है, उस अनुक्रिया के बदले उसको क्या मिलता है? तो सफलता मिलता है ना। हमने कोई अनुक्रिया की और मुझे सफलता मिल गया। अब ये जो सफलता ये क्या करेगा? तो पुनर्बलन देता है, और वो पुनर्बलन क्या करता है? तो एक उद्दीपक के साथ क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अनुक्रिया आएगा, मतलब रिस्पॉन्स। हम जब तक करेंगे नहीं तब तक हमको उद्दीपन मिलेगा कैसे? मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया, तो आपने क्या किया? मुझे वहां से उद्दीपन दिया कमेंट के रूप में, समझ रहे हैं? ये दोनों चीजें हैं, इसको याद रखिएगा कि व्यक्ति सबसे पहले अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया से सफलता मिलता है, और सफलता ही पुनर्बलन का कारण बनती है, और वो जो पुनर्बलन का कारण बनती है ना, वही उद्दीपन के साथ क्या करता है? तो संबंध स्थापित करता है। इसी अनुबंधन को हम क्या बोलते हैं? आरएस टाइप अनुबंधन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत था, जिसको नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, इसके जो प्रतिपादक थे वो बीएफ स्किनर साहब थे, और इन्होंने 1904 में इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। और इन्होंने एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट भी किया था। इन्होंने जो बीएफ स्किनर साहब थे, ये आपके बीएफ स्किनर अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है ना। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो चूहे के ऊपर था, और इनका जो मेन फोकस था वो किस पे था? तो रीइंफोर्समेंट में था। रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन। इनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति बिना पुनर्बलन के कुछ भी नहीं सीख सकता है। मतलब कि अभी प्रेरणा अगर दिया जाए तो व्यक्ति क्रियाशील को उसमें क्रियाशीलता आ जाती है, मतलब वो कार्य को करने के लिए क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, ठीक है ना। और वो कहाँ से आता है? तो पुनर्बलन से। मतलब कि बीएफ स्किनर साहब ने पुनर्बलन पे बहुत ज्यादा बल दिया है। तो कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा कि पुनर्बलन का सिद्धांत बीएफ स्किनर साहब ने दिया था। अब बात करते हैं पुनर्बलन। तो फ्रेंड्स, ये पुनर्बलन इन्होंने बताया कि दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और एक आपका होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये इसमें इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति होता है ना, जो वो व्यवहार करता है, उस व्यवहार के पश्चात उसको एक मान के लिए सुख क्या बोलते हैं, मतलब उसको खुशी वाला या सुखदायक उद्दीपक होता है ना, सुखदायक उद्दीपक उससे जुड़ा होता है, तो उस कार्य को व्यक्ति बार बार करता है। लेकिन अगर कोई क्रिया करता है और उससे उसको पनिशमेंट मिलता है, यानी कि दुख मिलता है, तो वो व्यक्ति उस क्रिया को दोबारा नहीं करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर वो कोई काम किया और उसको सुख का एहसास हुआ, तो वो उस क्रिया को बार बार करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे, ठीक है। और वहीं अगर उस क्रिया को करते समय या कार्य को करते समय उसको कोई दुख होता है या कोई डांट देता है या कोई बोल देता है, तो उसको क्या होता है? वहां उसका पुनर्बलन कम हो जाता है। वैसे तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलेंगे, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन। सपोज कि कोई बच्चा सवाल बनाता है, सवाल अगर सही हो जाता है तो शिक्षक क्या करता है? उसके पीठ को थपथपा देता है ना, मतलब उसकी प्रशंसा कर देती है। इससे क्या होता है कि बालक के अंदर फिर से वैसा ही कार्य मतलब सही और अच्छे से करने का एक क्या होता है? पुनर्बलन मिलता है, एक बल मिलता है उसको। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन वहीं पे अगर बालक गलत कर देता है या बालक सही भी करता है और टीचर उसको निगेटिव बोलता है या उसको जो प्रशंसा वो न करके उसका निंदा करता है, तो बालक क्या करेगा? अगली बार से उस क्रिया को करने से घबराएगा। उसी को क्या बोलेंगे? निगेटिव पुनर्बलन बोलेंगे। मतलब कि पुनर्बलन ही वो चीज है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को करता है या अपने व्यवहार को दर्शाता है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो कहता है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशील सीखने के लिए उत्तरदायी। अभी मैंने बता दिया कि बिना मोटिवेशन के कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता या गतिविधि कर सकता है। इसके अलावा व्यवहार के परिणाम क्रिया होने की संभावना को प्रभावित करता है। मतलब अगर हम कोई व्यवहार करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो क्या करेगा? तो क्रिया के होने की संभावना को वो प्रभावित करता है कि यस मैंने कुछ काम किया। आप जब काम ही नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट कहाँ से आएगा? कोई परिणाम नहीं आएगा। यही बात यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा स्किनर ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के विपरीत में
मतलब कि जो पावलोव साहब ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक इसके विपरीत इन्होंने बात किया था। अभी देख भी रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे आर है, मतलब ये उलट पुलट हो गया है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के ठीक विपरीत स्किनर साहब ने कहा था कि जो बहुत सारा जो उद्दीपक होता है ना या अनुक्रिया होती है, उस बहुत सारे अनुक्रिया में से कोई एक अनुक्रिया क्या करता है, तो उद्दीपक के साथ क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना। बाकी एक उदाहरण मैंने बता दिया बालक वाला, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स की जो BF स्किनर साहब थे, इन्होंने चूहे पे एक प्रयोग किया था। चूहे पे प्रयोग क्या था इनका, समझिएगा। तो इन्होंने क्या किया था कि एक पिंजरे में एक चूहे को रखा था और एक लीवर उसमें लगा के रखा था। ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम प्रयास करते हैं बनाने का, देख लीजिएगा, क्योंकि उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। मान के चलिए कि ये आपका यहाँ पे एक चूहा हो गया। ठीक है, ये आपका एक चूहा हो गया है ना, देख लीजिएगा, ये एक चूहा हो गया है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक पिंजरा रहता है और इस पिंजरे में एक यहाँ पे लीवर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, लीवर लगा रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस लीवर लगा रहता है और इस लीवर से क्या होता है, एक पाइप जुड़ा रहता है। ठीक है ना। अब जैसे ही चूहा का पैर इस पर पड़ा, ठीक है ना, तो जैसे पैर पड़ा, पैर पड़ने के बाद क्या होता है कि यहाँ से, सॉरी ये उल्टा मैंने बना दिया, लीवर उधर होने चाहिए, तो यहाँ से क्या होता है कि एक लीवर दबते हैं, क्या होता है, भोजन होता है वो चूहे के प्लेट में जाके गिर जाता है और चूहा जाके वहां से वो दाना खा लेता है। मतलब क्या हुआ कि चूहा के सामने एक लाइट जला, लाइट जलते ही उसका पैर जो है लीवर पे पड़ा, है ना, अचानक से पड़ा, वो जानता नहीं था। लेकिन लीवर पे पड़ने के कारण क्या हुआ कि बाहर से एक पाइप कनेक्ट होता है जो कि अंदर रखे प्लेट से कनेक्ट होता है, उस प्लेट में कुछ भोजन आ जाता है और चूहा जाके उस भोजन को कर लेता है। लेकिन जब इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, ठीक है ना, तब चूहे को क्या होता है, इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि नहीं, लीवर दबाने पर ही क्या हो रहा है, तो भोजन प्लेट में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिद्धांत क्या बता रहा है फ्रेंड्स, कि बार बार अगर किसी चीज को किया जाए तो उस चीज से उसको क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। मतलब यहाँ पे जैसे ही भोजन आया तो चूहे को क्या हुआ, पुनर्बलन मिला, मतलब वो उस चीज को, उस कार्य को दोबारा करने के लिए क्या हुआ, तो अंदर से मोटिवेट हुआ। यही अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत कहता है। ठीक ना। इसमें सीखने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि जो पहले क्या हो रहा है, अनुक्रिया हो रहा है ना, RS टाइप याद रखिएगा। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स, मतलब चूहे के सामने पहले भोजन नहीं दिया गया, भोजन अलग रखा हुआ है। पहले चूहे ने क्या किया, आगे बढ़ के अपना एक एक्टिविटी किया। एक्टिविटी का मतलब कि उसने लीवर को दबाया, मतलब लीवर दबाना क्या हुआ, तो यह उसका अनुक्रिया हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। अब इस अनुक्रिया के बदौलत जैसे उसने अनुक्रिया किया तो उसको सफलता के रूप में क्या मिला, तो स्टिमुलस मिला। मतलब कि एक पाइप से क्या हुआ, भोजन उसके प्लेट में आ गया और उसने भोजन को कर लिया। मतलब पहले अनुक्रिया होता है और फिर वहां से उद्दीपन होता है। तो अनुक्रिया क्या हो गया, लीवर को दबाना, और उद्दीपन क्या हो गया, भोजन। जैसे ही भोजन मिला, चूहे का भूख शांत हो गया, चूहा फिर भूखा हुआ, फिर उसने लीवर दबाया, फिर लीवर दबाते हैं क्या हुआ, तो प्लेट में भोजन आ गया। ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। इसके अलावा कबूतर पे भी इनका एक एक्सपेरिमेंट रहा है, जहाँ पे एक कबूतर को पिंजरे के अंदर रखा गया था और कुछ लाइट वगैरह लगा दी गई थी, है ना। एक हल्का रोशनी का क्या होता है, लाइट जला दिया जाता है। अब जैसे ही लाइट जलता है तो जो भूखा कबूतर रहता है पिंजरे के अंदर, वो क्या करता है, अपने चोंच को मारने लगता है ऊपर। उसी में क्या होता है, मारते मारते एक बटन पे ऐसा जाता है जिससे भोजन कनेक्ट रहता है। तो जैसे ही वो बटन दबता है, ऑटोमेटिकली उसके प्लेट में कुछ दाना आ जाता है और वो कबूतर दाना खा के अपने भूख को शांत कर लेता है। इसी प्रक्रिया को बार बार किया गया, तो बार बार करते करते क्या हुआ, उसके अंदर पुनर्बलन आ गया। मतलब वो भोजन को प्राप्त करने के लिए फिर से क्या किया, तो अनुक्रिया करते गया। इसी को बोलते हैं कबूतर का सिद्धांत, जिसमें एक कबूतर के लिए बॉक्स बनाया गया, इसको कबूतर बॉक्स बोलते हैं, और चूहे के लिए जो बॉक्स बनाया गया था उसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि चूहे पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो बॉक्स बनाया गया था उसको स्किनर बॉक्स, और जो कबूतर के लिए किया गया था उसको हम बोलते हैं कबूतर बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है ना। और कुछ विशेष नहीं है, आप ये 2-3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, चूहे का जो प्रयोग था, कबूतर का जो प्रयोग था। ठीक ना। बाकी अनुबंधन के बारे में मैंने बता दिया कि सांस लेना या पलक झपकाना, भूख, जो मतलब जो अनैच्छिक क्रिया जो हम लोग को जन्म से ही मिलती है, वो सब क्या अनुबंधन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो शिक्षा में क्या महत्व है इसका। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ फ्रेंड्स, ये तो जानवर के ऊपर था, लेकिन मनुष्य के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर ये सिद्धांत कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो महत्व की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहला महत्व था कि इसका प्रयोग बालक के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया गया। मतलब इससे क्या हुआ कि बालक के अंदर शब्द भंडार बहुत सारे हो गए। शिक्षा के सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है तथा
वो उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। मतलब इस अनुबंधन सिद्धांत के माध्यम से शिक्षक बच्चों के व्यवहार को क्या करता है, तो वो उसको मॉनिटर करता है, उसको देखता है और उसको नियंत्रित करने का तरीका बताता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सृजन किया जा सके। इसके अलावा शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता, बिल्कुल कि इस मेथड के माध्यम से जो सीखने का जो तरीका है, जो गति है, उसको बढ़ाया जा सकता है। स्किनर का मत था कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। मतलब अगर आप कोई कार्य करते हैं उसमें वो सफलता मिल जाती है तो आपको अंदर से क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वही संतोष क्या करता है, तो उद्दीपन पैदा करता है, और उसी उद्दीपन के कारण व्यक्ति बार बार चाहता है कि वैसा ही कार्य करे और फिर से उसको सफलता मिले। ठीक है ना। इसके बाद इससे पुनर्बलन को बल मिलता है, मैंने पुनर्बलन बता दिया। यह सिद्धांत सीखने के अभ्यास में बल देता है। हाँ फ्रेंड, एक चीज और याद रखिए कि ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है जो स्किनर साहब ने 1904 में दिया था, ये थॉर्नडाइक के तीसरे नियम पर आधारित है, जिसको बोलते हैं अभ्यास का नियम। अगर आपको थॉर्नडाइक का तीनों नियम याद होगा तो इसमें से तीसरा नियम क्या था, अभ्यास का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, है ना। क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस से आता है। ऐसा नहीं है कि चूहा जो था एक ही बार में समझ गया कि नहीं लीवर दबाने पे ही खाना आएगा, वो गलती से दबा था, ठीक है ना। लेकिन बार बार ये क्रिया होने के बाद उसके दिमाग में ये चीज सेट करके एक मॉडल उसके दिमाग में आ गया, नहीं लीवर दबाने पे ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अभ्यास के द्वारा हुआ। वही कहानी कबूतर में भी था, वो रैंडमली चोच को मार रहा था, लेकिन होता क्या था कि मारते मारते उसको इस चीज का ज्ञान हो गया कि नहीं इसको मारेंगे तभी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अभ्यास के नियम पे आधारित था, जो कि थॉर्नडाइक का तीसरा नियम से संबंधित है। तो ये कुछ हो गया इसका शिक्षा महत्व। अब फ्रेंड्स, महत्व है तो कमियां भी हो सकती है। कमियां क्या है, तो ये जो उच्च मानसिकता वाले बालक है, जो मतलब दिमाग से काफी बेहतर सोचते हैं, मतलब उच्च मानसिक विकास वाले जो बालक, उनके लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये उनके लिए है जो थोड़ा सा मंद बुद्धि के, जिनको बार बार प्रैक्टिस से सिखाया जा सके। हाँ, दूसरा चीज की चूंकि ये जानवरों पे किया गया था, तो मनुष्य पे ये उतना मतलब बैठता नहीं है या उसका व्याख्या नहीं कर पाता, मतलब मनुष्य के लिए उतना ये कारगर नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि जानवर पे किया गया था, है ना, उतना बेहतर व्याख्या नहीं करता है मनुष्य पे। इस सिद्धांत के द्वारा सीखना जो होता है यंत्रवत होता है, और इसमें बुद्धि का उतना महत्व नहीं होता, क्योंकि ये लगातार किया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो उसमें उतना बुद्धि का यूज नहीं करता। चूहे को कौन बताया क्या है, लेकिन उसने बार बार करते करते बस उसको ये ज्ञान होगा कि नहीं ये दबाएंगे तो आएगा। अब उसको ये भी नहीं पता कि लीवर दबा रहे हैं, क्या दबा रहे हैं, बट उसको क्या पता है कि नहीं इसको दबाना है तो भोजन मिलेगा। तो यहाँ पे बुद्धि का उतना प्रयोग नहीं होता। तो ये सब कुछ कमियां भी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो अगला टॉपिक है वो है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, ठीक है ना। फ्रेंड्स, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत इसको कार्ल रॉजर्स ने दिया था, कार्ल रॉजर्स साहब ने दिया था इसको, कार्ल रॉजर्स। ये इनके द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था, जिसमें बेसिकली जो था ये मानवतावादी पे विश्वास करते थे। मतलब ये ना, मतलब मनुष्य के जो व्यवहार था उसको लेके बोलते थे कि नहीं, मानव का जो व्यवहार है ना, वो दो प्रकार का व्यवहार होता है, आप सभी जानते हैं, एक बाह्य व्यवहार, एक और आंतरिक व्यवहार। तो ये जो कार्ल रॉजर्स थे, इनका मत था कि जो मनुष्य का बाह्य व्यवहार होता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उसका जो आंतरिक व्यवहार है, जो इंटरनली वो करता है, बिहेव करता है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो इस सिद्धांत में मनुष्य के आंतरिक व्यवहार पे ज्यादा बल दिया गया था, ठीक ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ये अमेरिका के रहने वाले थे, चलिए इसको याद रख लीजिएगा, एक पॉइंट हो जाएगा आपका। इसके अलावा कार्ल रॉजर्स का मानना है किसी व्यक्ति में स्वस्थ और सृजनात्मक विकास की क्षमता अंतर्निहित होती है। मतलब कि हर व्यक्ति के अंदर सृजनशीलता रहता है, क्रिएटिविटी रहता है, लेकिन वो उसके अंदर रहता है ना, और वहीं से वो व्यक्ति नए नए आइडिया को निकालता है। सिद्धांत की बात करें फ्रेंड्स, तो सूचना प्रसंस्करण के सिद्धांत को व्यक्ति की आंतरिक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया गया। मैंने बता दिया कि जो उसका आंतरिक मनोवैज्ञानिक बल होगा ना, उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व को या बाहरी व्यवहार को उतना महत्व नहीं देता है। लेकिन ये जो स्किनर साहब थे या फिर आपके पावलोव साहब थे, इनका मानना था कि नहीं, जो मनुष्य का बाहरी व्यवहार है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। लेकिन इनका मानना था कि नहीं, जो बाहरी व्यवहार है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि जो इंटरनल बिहेवियर है, जो आंतरिक व्यवहार है, वो ज्यादा मैटर करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का वर्णन एक मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप के रूप में भी किया था, जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण की सूचनाओं से प्रारंभ होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने इंद्रियों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है अपने अंदर, है ना, उसको स्टोर करता है, टेम्पररी स्टोर करता है, फिर उसको परमानेंट स्टोर करता है ना। होता है कि हम बार बार किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो वो याद हो जाता है, बहुत समय तक हमको याद रहता है। जैसे आपसे कोई नाम पूछ दिया तो आपको कभी नहीं बोले, क्योंकि बचपन से ही आपको ये सिखाया जाता है, कोई भी आएगा तो आपसे आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, घर पता पूछता है। तो बार बार ये चीज होते होते क्या होता है, वो एक तरह से दिमाग में सेट हो जाता है, जिसको दीर्घकालिक स्मृति बोलते हैं, ठीक ना। तो ये था फ्रेंड्स कुछ आपको आप सूचना प्रसंस्करण के सिद्धांत। और डिटेल्स अगर जानना हो तो आप बुक से जुड़ जाइए, क्योंकि
मेरे हिसाब से इसमें और कुछ है नहीं, फिर भी अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो बुक का मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो यूनिट 3 है ये क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है ना, आई होप कि आप चीज़ को समझ रहे होंगे। वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके जरूर देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस हो रही हों, तो दोबारा देखने के बाद वो क्लिक कर जाए आपके माइंड में भी। ठीक है ना, तो चलिए आज के बस इतना है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में यूनिट 4 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।